एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन इंद्रधनुष। तो ये मिशन इंद्रधनुष बेसिकली इम्यूनाइजेशन मिशन है, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो जितने भी इंडिया के बच्चे हैं, वुमेन हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको इम्यूनाइज प्रोवाइड करती है, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस। तो देखेंगे किस डिसीज़ के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी जो कोविड-19 वैक्सीन जो सफल हुई है, जहाँ पे हमारे पूरी कंट्री में रही है, उसके अलावा जो ओडिशा है उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट किया है, दैट इज़ 90.5% कवरेज के साथ। तो इसी वजह से जो ओडिशा है उन्होंने लिस्ट को टॉप किया है एंड ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसकी पॉपुलेशन पूरी इम्यूनाइज्ड हो चुकी है। एक ओवरव्यू देखते हैं। जो ओडिशा है उन्होंने इम्यूनाइजेशन कवरेज कर लिया है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एंड ये मेंशन किया गया बाय आर.के. शर्मा जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। एंड ये बेसिकली किस मिशन के अंडर किया है? ये किया है मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो मिशन इंद्रधनुष हमने देखा था पहले कि 4.0 लॉन्च होने वाला है, तो लॉन्च हो चुका है। तो अब उसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसको लॉन्च 7 मार्च को किया गया था। जो उड़ीसा के 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको कवर किया गया है, लेकिन जो रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 90% लोगों को कवर किया गया है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स का नाम गिवन है, जो उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं कि फुल इम्यूनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम आपको ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि 12 तरीके के जो डिसीज़ेज़ हैं वो कौन से हैं जहाँ पर फुल इम्यूनाइजेशन की हम बात करते हैं। वो डिसीज़ेज़ हैं ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, जॉन्डिस, टेटनस, वुफिंग कम, ब्रेन फीवर, HIV, मीजल्स, न्यूमोनिया, डायरिया, रूबेला, जापानीज़ फीवर एंड अदर्स। तो बेसिकली 12 डिसीजेस के अगेंस्ट कवरेज प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से 12 डिसीज़ के अगेंस्ट ये कवरेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है एंड काफ़ी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है एंड अब ये दोबारा न्यूज़ में है, तो दोबारा चांसेस हैं कि इसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। तो वैक्सीन ड्राइव की बात करते हैं। जो वैक्सीन ड्राइव है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की, उसको 3 राउंड्स में किया गया, जिसके डिफरेंट डोजेज रहे हैं वेरियस वैक्सीन्स के। एंड जो अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेंस थी जिनको वैक्सीनेट नहीं किया गया या कुछ आधा उनका वैक्सीनेशन हुआ है, या जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं 2 साल से कम, उनका ये मेजर टारगेट रहेगा कि हमें इस पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को ज़्यादा टारगेट करना है। जो वैक्सीनेशन है वो 3 राउंड्स में कंडक्ट होगा। जो स्टार्टिंग होगा दैट विल बी 7 मार्च, देन 4 अप्रैल एंड द थर्ड वन विल बी 2 मई। और जो फोकस यही रहेगा कि उन चिल्ड्रन के ऊपर जो माइग्रेट भी करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिनके पेरेंट्स माइग्रेट कर देते हैं ड्यू टू वर्क कहीं और स्टेट में होता है, इसलिए उनको बच्चों के साथ फैमिली के साथ माइग्रेट करना पड़ता है। उन बच्चों को भी टारगेट किया जाएगा कि अगर आप दूसरी स्टेट में भी हो तब भी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। इवन जो बच्चे जो घर में पैदा होते हैं उनको भी कवर किया जाएगा। ब्रिक किल वर्कर्स जो वर्किंग क्लास होते हैं उनके बच्चों को भी कवर किया जाएगा। नोमैडिक ट्राइब्स, अर्बन स्लम्स, वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन साइट, प्रिजन ऑर्फन्स, ट्राइबल पॉकेट्स एंड हार्ड टू रीच एरियाज। तो इन सब एरियाज के लोगों को कवर यहाँ पर किया जाएगा। अब मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो एक तरह से ये हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014। तो आपको ध्यान रखना है ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। और जो स्कीम है यहाँ पर 90% फुल कवरेज इम्यूनाइजेशन, अगर हम ओवरऑल बात करें, वो हमारा टारगेट है कि 2020 तक हमें कवर करना है। जो वैक्सीनेशन होंगी वो स्केड्यूल होंगी, जो भी कन्वीनियंस है कम्युनिटी का एंड वैक्सीनेशन कैंप्स है वो भी विद इन द रीच लोगों के एक्सेसिबल एरियाज में बनाया जाएगा कि लोगों को अगर वैक्सीन लेनी है तो बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आसपास के एरिया से ही इम्यूनाइजेशन उनकी हो जाएगी। कम्युनिटी लीडर्स हैं, NGOs हैं, PRI रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ये भी सभी इन्वॉल्व रहेंगे अवेयरनेस को बढ़ाने में एंड लोगों को मोबिलाइज करने में। जो वैक्सीनेशन है उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा वुपिंग कप के अगेंस्ट, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस एंड जो चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस होती है, मीजल्स, हेपेटाइटिस B, न्यूमोनिया, मेनिंगिटाइटिस कोज्ड बाय हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस, डायरिया। तो इन सभी को कवर किया जाएगा। दीज आर द डिसीजेज अगेंस्ट विच इम्यूनाइजेशन विल बी प्रोवाइडेड।
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने लॉन्च किया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष अक्टूबर 2017 में, ताकि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। जो गवर्नमेंट है उनका यही मानना है कि हम हर एक जो एवरी किड है अंडर द एज ऑफ 2 साल से कम के बच्चों को यहाँ पर रीच किया जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स है जिनको रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दिया जाएगा उनको भी कवर किया जाएगा। जो पहले रह गए थे उनको भी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। जो गोल है स्पेशल ड्राइव को यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनमें इम्यूनाइजेशन को कवरेज करने में बूस्ट किया जाए, ताकि जो 90% टारगेट है हमारा ओवरऑल इंडिया में कवर करने का दिसंबर 2020 वो कंप्लीट हो सके, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसको भी लॉन्च किया था 2019 में, ताकि जितने भी रीजन्स रह गए थे जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं पहुँची वहाँ तक हम इसको कवर करें, ताकि जो बच्चे हैं उनमें स्पीडली कवरेज हो। प्रेग्नेंट वुमेन्स है जो स्पेसिफाइड ब्लॉक्स की हैं उनको इंक्लूड किया जाए। ऑल्सो कि हमारा जो 2030 का एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का, जहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि जो बच्चे पैदा होते ही जिनकी डेथ हो जाती है हमें वो अवॉइड करना है, उनको बचा सकें, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ में भी हो सकते हैं, तो उनको भी कवर करने पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो बेसिकली हमारा आइडिया यही है कि कोई भी बच्चा चाहे वो कितनी ही दूर डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना हो उसके को इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इन्होंने ज्वाइन किया है ताकि वेरियस बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं 3.0 IMI, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है। जिनको रूटीन इम्यूनाइजेशन जो मिस करते हैं, रेगुलरली अपना चेकअप नहीं कराते, वैक्सीनेशन नहीं लेते, तो उसको कोविड पेंडेमिक की वजह से जिनको हिट हुआ है तो इनको भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। 4.0 की बात करते हैं, इसको भी लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, ताकि जो अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है जो रह गए हैं, या जिनको आधी वैक्सीनेशन मिली है, या प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जिन्होंने ले ली, उसको इंक्लूड करने की बात किया जाए। जो चिल्ड्रन है अप टू द एज ऑफ 2 years वो भी इस पर्टिकुलर ड्राइव में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट इज अबाउट परम गंगा। तो परम गंगा एक मेक इन इंडिया जो सुपर कंप्यूटर है उसको इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो एक तरह से ये नया सुपर कंप्यूटर ऐड हुआ है इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स में। इसकी टेक्निकलिटीज देखते हैं। ये परम गंगा सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है इसकी 1.66 फ्लॉप्स, दैट इज पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, जिसको डिज़ाइन किया गया है एंड कमीशन किया है बाय CDAC अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। जो कंपोनेंट्स है वो यही है कि इनको बिल्ड करना है परम गंगा, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया, असेंबल किया इंडिया में, अलॉन्ग विद इंडिजिनाइज्ड सॉफ्टवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ किया गया है वो इंडिया का ही बना हुआ है, इंडिजिनाइज्ड है, जिसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज CDAC। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन देखते हैं। ये एक तरह से जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसको भी इम्प्लीमेंट करता है CDAC एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि CDAC जो डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, इसको कमीशन करता है, वो पूरे कंप्यूटिंग सिस्टम का ध्यान में रखे। गोल यही है कि हमारा मेन एम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एम क्या है। हमारा एम ये है कि दुनिया में इतने सारे टेक्निकलिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा टेक्निकल कंप्यूटर्स हैं, इतने ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, उसके ऊपर क्यों खर्च करें जब हमारे पास इतने कैपेबल साइंटिस्ट है कि हम खुद डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसका यही एम है कि जो कंप्यूटर है वो हम खुद अपने घर में बनाएं, अपने इंडिया में बनाएं। इसके 4 मेजर पिलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सब इंडिया में ही अवेलेबल है। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखते हैं। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं एक तरह से फास्टेस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स होते हैं जो कि साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हमें हाई स्पीड कंप्यूटेशंस चाहिए होती है। और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मेजर किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड से। जो पेटा स्केल कंप्यूटिंग है उसको ये मानना जाता है वो ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि कैपेबल होता है कैलकुलेटिंग एटलीस्ट 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड।
जो परम गंगा है वो ग्रेटर कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करता है इंडियन साइंटिस्ट को, ताकि उनकी जो रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उनको बूस्ट मिल सके, वेट ना करें। कई बार ऐसा होता है नेटवर्क इशू आ जाता है तो कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, वी कैन नॉट वेट, तो इसलिए हम सुपर कंप्यूटिंग पे ध्यान दे रहे हैं और हमारा मिशन यही है कि हम बहुत अच्छे स्पीड कंप्यूटर यहाँ पर प्रेजेंट करें। Next is about BBIN Motor Vehicle Agreement. BBIN, these are 4 countries, BBIN, Bhutan, Bangladesh, India and Nepal. So this is the map, Bhutan, Nepal, India, this is India and बांग्लादेश। अब इन 4 कंट्रीज़ के बीच में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया था 2015 में। 2015 में इसको साइन किया गया था, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, देखते हैं इसके बारे में भी देखेंगे कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है क्या जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया था BBN ट्रांसपोर्ट से, मिनिस्टर्स मीटिंग इन ट्रेम्फू, भूटान 2015 में। ये जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है ये 4 कंट्रीज़ को अप्लाई करेगा ताकि जो व्हीकल्स हैं उनको अप्लाई कर सके हर एक कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्गो के लिए, पैसेंजर्स के लिए, ताकि अगर एक दूसरे कंट्री में एंट्री कर रहे हैं तो व्हीकल को एक ऑनलाइन परमिट, इलेक्ट्रॉनिक परमिट लेना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो चार्जेस जो होते हैं, कस्टम चार्जेस, ट्रांसशिपमेंट चार्जेस, वो नहीं होंगे, क्रॉस चेक्स नहीं होंगे बॉर्डर पे। और जो कार्गो व्हीकल्स होंगे उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक सील होगी ताकि उनको ट्रैक भी किया जा सके। जो रेगुलेटर्स होंगे उनको भी अलर्ट किया जाएगा जब भी कंटेनर्स को ओपन किया जाएगा, तो एक तरह से अलर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चलेगा ताकि सीमलेस व्हीकल ट्रांसफ़र यहाँ पर हो सके, सीमलेस व्हीकल मूवमेंट यहाँ पर हो सके। जो कार्गो व्हीकल्स है तो उनके अंदर जो GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी डाली जाएगी ताकि उनको कस्टम क्लियरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप पास कर सकते हो। जैसे अभी फास्टैग है, एक तरह से वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है बट आप सीमलेसली ट्रैवल कर देते हो, आपको रुकना नहीं पड़ता। तो सिमिलरली उसी तरह का होगा कि आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये सब काम हो जाएगा। अब देखते हैं रेटिफिकेशन ऑफ BBIN एग्रीमेंट। अब जैसे ही एग्रीमेंट रेटिफाई हुआ है ये फोर्स में आ जाएगा। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ने इसको रेटिफाई किया है, लेकिन भूटान अभी तक रेटिफाई नहीं करता है क्योंकि उसकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उसको करने नहीं दे रही। नवंबर 16 में जो अपर हाउस है भूटानीज पार्लियामेंट का, उसने रिजेक्ट किया है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को। क्यों? क्योंकि भूटान कहता है कि हमारी कंट्री में अगर हम ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो बाहर की कंट्री के जो 3 कंट्रीज़ के ट्रूप्स रहेंगे या व्हीकल्स रहेंगे वो ट्रैफिक हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा, और इसी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो देश जाना जाता है भूटानीज ट्रक्स पे, वो ख़राब हो जाएगा। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाएगा, तो हम अपना इन्वायरमेंट नहीं ख़राब कर सकते। इंडिया और भूटान के काफ़ी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जो कि मूवमेंट के सीमलेस ट्रांसफ़र के लिए ऑलरेडी साइन किया गया है। सो भूटान का यही डिसीजन है कि वो तभी इसको साइन करेगा जब विल ओनली अफेक्ट इट्स ट्रेड विद नेपाल एंड बांग्लादेश, कि भूटान रेटिफाई नहीं करेगा BBIN को क्योंकि उसका जो ट्रेड है नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भूटान के पर्सनल कंसर्न्स है जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। 8 मार्च 2022 इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल फाइनलाइज किया MOU ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके BBIN को। मीटिंग जो कि होगी न्यू दिल्ली में। जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं एंड टाइमलाइंस है फाइनलाइज करने की, क्या पैसेंजर्स होंगे, क्या कार्गो प्रोटोकॉल्स होंगे, वो भी बाद में डेलीगेट्स डिस्कस करेंगे मीटिंग्स में। जो टेक्निकल नॉलेज है, सपोर्ट है मीटिंग के, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। ADB इसको फंड कर रहा है, ADB यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, क्योंकि कई बार UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पर उसने न्यू डेवलपमेंट बैंक डाल दिया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक आएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए एट द अर्लीस्ट, ताकि रीजनल ट्रेड को बूस्ट किया जाए एंड साउथ एशियन रीजन में कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाए। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ध्यान रखना है, आपको लोकेशन देखनी है कि जो भूटान है, दिस इज़ योर सिक्किम एंड दिस इज़ योर असम एंड नीचे वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट से सराउंडेड है इंडिया की। बांग्लादेश भी, ये त्रिपुरा है, दैट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स फ्रॉम बांग्लादेश। दिस इज़ मेघालय, दिस इज़ वेस्ट बंगाल, एंड इधर नेपाल भी है एंड ऊपर सिक्किम भी है। दिस इज़ नेपाल, नेपाल को ध्यान रखना है, UP, बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इसको टच कर रहे हैं क्योंकि UPSC बॉर्डर क्वेश्चंस भी पूछता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दीज मैपिंग डिटेल्स।
So that was all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And आप हमें comment section में mention करके बता सकते हो and info@officerbeta.com पर भी mail कर सकते हो. So that was all about it. So thank you and all the best for discussion.